हेलो हैमस्टर्स, हम लौट आए हैं और इस बार हम कुछ ऐसी बात कर रहे हैं जिससे क्रिप्टो दुनिया पूरी तरह जाग जाती है, यानी स्पीड। आज का विषय सबसे तेज ब्लॉकचेन और उन्हें भीड़ से अलग करने वाली विशेषताओं के बारे में है। जैसे एक हैमस्टर पहिए पर दौड़ता है, वैसे ही ये ब्लॉकचेन तूफानी रफ्तार से लेन देन करते हैं। और दिलचस्प बात क्या है, ब्लॉकचेन की स्पीड कितनी होगी यह कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे ब्लॉक टाइम, ब्लॉक साइज, नेटवर्क कंजेस्शन, कंसेंसस एल्गोरिदम्स और निश्चित रूप से नेटवर्क अपग्रेड्स। तो इस जानकारी को ध्यान में रखते हुए आइए हमारे टॉप 6 के बारे में बात करें। सबसे ऊपर हमारी सूची में है टॉन। संदर्भ के लिए थोड़ी जानकारी। टॉन को शुरुआत में मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम के पीछे की टीम ने विकसित किया था, लेकिन ICO के संबंध में SEC के साथ कुछ समस्याओं के बाद टेलीग्राम ने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया और टॉन कम्युनिटी में प्रमुख बन गया। अक्टूबर 2023 में दी ओपन नेटवर्क यानी टॉन ने सबसे उच्चतम लेन देन की गति प्राप्त करने के लिए एक लाइव परफॉर्मेंस टेस्ट के साथ इतिहास रच दिया। उस समय टॉन ने प्रति सेकंड 104.715 ट्रांजैक्शन की गति प्राप्त की। कॉइनगेको की एक रिपोर्ट के अनुसार मार्च में इसने प्रति सेकंड 175.50 ट्रांजैक्शन किए। कहा गया है कि ये ब्लॉकचेन की सीमा का केवल एक अंश है, जो कि घोषणा के अनुसार अधिक नोड्स जोड़ने की क्षमता के माध्यम से अरबों यूजर्स द्वारा प्रति सेकंड लाखों ट्रांजैक्शंस है। टॉन की आर्किटेक्चर में डायनामिक शार्डिंग नामक एक अवधारणा शामिल है। इसका मूल रूप से मतलब है कि ब्लॉकचेन को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है, ताकि प्रत्येक नोड्स का सेट केवल डेटा का एक सबसेट ही संग्रहित और सत्यापित कर सके। टॉन में एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म भी है, जिसका उपयोग गेमिंग, सोशल मीडिया और सप्लाई चेन सहित विभिन्न क्षेत्रों में डी एप्स के विकास में किया गया है। हाँ, टॉन केवल तेज ही नहीं है, बल्कि ये उपयोगी भी है। फिर है सोलाना। अनाटोली याकोवेंको और उनकी टीम द्वारा 2017 में स्थापित हुआ सोलाना वो है जिसे कुछ लोग उच्च गति ब्लॉकचेन तकनीक में अग्रणी मान सकते हैं। I'm a pioneer. I'm an explorer. इस वर्ष की शुरुआत की एक रिपोर्ट के अनुसार ये बड़े ब्लॉकचेन में सबसे तेज साबित हुआ था और इसका वास्तविक दैनिक औसत ट्रांजैक्शन पर सेकंड 6 अप्रैल 2024 को 1.504 तक पहुंच गया था। गणितीय रूप से ये एथीरियम से 46 गुना तेज और पॉलीगॉन से 5 गुना तेज है, जिसे हम अगले में देखेंगे। लेकिन ये तो सिर्फ सतह को खरोंचने जैसा है। ये 1.504 की संख्या केवल उसके थियोरेटिकल मैक्सिमम स्पीड का 1.6% है, जो प्रति सेकंड 65,000 ट्रांजैक्शन है। लेन देन को सत्यापित करने के लिए सोलाना तकनीकी रूप से प्रूफ ऑफ स्टेक है, लेकिन एक छोटे से सुधार के साथ, जिसे प्रूफ ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। यही यहाँ की प्रमुख नवाचारी विशेषता है। Oh my God! Wow! बिटकॉइन द्वारा स्थापित स्टैंडर्ड, जो कि प्रूफ ऑफ वर्क है, उसके विपरीत प्रूफ ऑफ हिस्ट्री में हैश टाइम स्टैम्प्स के माध्यम से ये सत्यापित किया जा सकता है कि ट्रांजैक्शन कब होते हैं। इससे ये अधिक एनर्जी एफिशिएंट, तेज आदि हो जाता है। ये नेटवर्क आर्किटेक्चर में एक स्तर की जटिलता भी जोड़ता है, इसलिए अधिक बग्स या कमजोरियों की संभावना भी मौजूद है। लेकिन यहाँ मुख्य शब्द संभावना है। लेकिन कम तकनीकी लोगों के लिए बता दें कि इस ब्लॉकचेन के चारों ओर मुख्य चर्चा इसकी ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग स्पीड और कॉस्ट के बारे में है, जो औसतन केवल $0.00025 है। इसे मात देना मुश्किल है। ये हमें ले जाता है पॉलीगॉन पर, जिसे आप मैटिक नेटवर्क के रूप में जानते होंगे। कहा जाता है कि पॉलीगॉन साइड चेन का उपयोग करके गैस लागतों को कम करके 7,000 तक की गति प्राप्त कर सकता है। इसका मतलब है कि पॉलीगॉन के लिए कोई प्रूफ ऑफ हिस्ट्री नहीं है। इसके बजाय पॉलीगॉन एथीरियम की तरह ट्रांजैक्शन को जल्दी और सस्ते में प्रोसेस करने के लिए प्रूफ ऑफ स्टेक मैकेनिज्म का उपयोग करता है। लेकिन एथीरियम के साथ इसका संबंध यहाँ समाप्त नहीं होता है। पॉलीगॉन एक लेयर 2 सॉल्यूशन है, जिसका मतलब है कि ये एथीरियम प्लेटफॉर्म के ऊपर होता है। तो अगर एथीरियम पर कोई बाधा आती है या एथीरियम गायब हो जाता है काल्पनिक रूप से, तो पॉलीगॉन कुछ अलग दिखाई देगा। दूसरी बात ध्यान देने वाली ये है कि इस साल की शुरुआत में आए रिपोर्ट के अनुसार, जिसने सुझाव दिया था कि सोलाना आगे है, अप्रैल में पॉलीगॉन के लिए वास्तविक ट्रांजैक्शन प्रति सेकंड लगभग 190.4 थी। Not bad, not bad. बेशक पॉलीगॉन के कोई भी कूल फीचर्स किसी से कम नहीं है, जैसे इसकी मॉड्यूलर डिजाइन, जो डेवलपर्स को उनके एप्स बनाने के लिए सही प्रोटोकॉल और टूल्स चुनने की सुविधा देती है। तो हाँ, हमारी तरफ से अभी भी थम्स अप है।
सूची में आगे है एक और कथित इथेरियम किलर EOS को भी काफी प्रभावी माना जाता है। उनके सपोर्ट साइट के अनुसार ब्लॉकचेन की गति 0.5 सेकंड है और अधिकतम नेटवर्क विलंबता 2 सेकंड है, मगर जो नजर आता है वह पूरी कहानी नहीं है। EOS को व्यवसायों और लोगों के लिए इस प्रकार से डिजाइन किया गया है ताकि वे ब्लॉकचेन ओरिएंटेड एप्लीकेशंस को वेब बेस्ड एप्लीकेशंस जितनी आसानी से बना सकें। उनके एक्स पर पोस्ट के अनुसार EOS को 5वें सबसे बड़े लेयर 1 के रूप में रैंक किया गया है, जिसमें वर्तमान में 583 डैप्स नेटवर्क का उपयोग कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इसका ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर की तरह है, इसलिए सैद्धांतिक रूप से ये डेवलपर्स के लिए उपयोग करने में आसान है। Come on, man. That's too easy. ये टूल अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए C++ पर निर्भर करता है, जिसका मतलब है कि अधिकांश डेवलपर्स को कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं होती। चेन भी बेहद कॉन्फ़िगरेबल है। EOS प्रोग्रामेबल आर्किटेक्चर के निर्माण और प्रबंधन की अनुमति देता है। साथ ही EOS बहुत अधिक एनर्जी का उपभोग नहीं करता है। वास्तव में DPoS के कारण ये बाकी की तुलना में बहुत कम एनर्जी इंटेंसिव है। अब ये हमें 5वें नंबर पर ले जाता है। NEO 2021 तक NEO नए ब्लॉक 15 से 20 सेकंड में उत्पन्न करने में सक्षम है। 1000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड या TPS के ट्रांजैक्शन थ्रूपुट के साथ। एक और रोमांचक ट्विस्ट है, सही ऑप्टिमाइजेशन 10,000 TPS प्राप्त कर सकता है। फिर से एक प्रभावशाली उपलब्धि बिटकॉइन की तुलना में। So, my eyes are correct. फिर भी रिपल और EOS की तुलना में उतनी गति में नहीं है। हालांकि यदि आप ब्लॉकचेन एंथुसियास्ट हैं, तो आप महसूस कर सकते हैं कि जब इसे 2014 में लॉन्च किया गया था, तब NEO वास्तव में एक अलग नाम के तहत था, एंडशेयर्स। ये 2017 तक नहीं था जब इसका नाम बदलकर NEO कर दिया गया, जिसका लक्ष्य स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के माध्यम से डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन या DApps और डिजिटल संपत्तियों को सक्षम बनाना था। निश्चित रूप से NEO और बड़े प्लेयर्स एथेरियम और बिटकॉइन के बीच सबसे बड़ा अंतर डिजिटल पहचान है। इसके गुमनाम समकक्षों के विपरीत NEO पर हर किसी के पास एक अनोखी डिजिटल पहचान होनी चाहिए जिसे सत्यापित किया जा सके, यानी कि आपको पब्लिक की प्राप्त करने के लिए एक ऐसी जानकारी दर्ज करनी होगी जो आपके लिए अनोखी हो। इस प्रकार गुमनामी को समाप्त किया जाएगा। फिर जब प्रोसेसिंग पावर की बात आती है तो NEO सत्यापन के लिए उस पर कम निर्भर है, इसलिए लेन देन की लागत और समय काफी कम है। फिर है रिपल यानी XRP। रिपल की उत्पत्ति की कहानी दिलचस्प है। इसे 2013 में ओपन लैब्स नामक कंपनी द्वारा बनाया और लॉन्च किया गया था, जिसे आज हम रिपल के नाम से जानते हैं। हालांकि रिपल का निर्माण इससे भी पहले 2004 में हुआ था, जो सतोशी नाकामोटो द्वारा बिटकॉइन व्हाइट पेपर के पब्लिकेशन से 4 साल पहले की बात है। लेन देन की पुष्टि में आमतौर पर 4 से 5 सेकंड लगते हैं, जो कि बिटकॉइन लेन देन की पुष्टि में लगने वाले घंटों की तुलना में काफी तेज है। यदि आप गिनती कर रहे हैं तो यह लगभग 1500 ट्रांजैक्शन पर सेकंड है। जाहिर है, इन दावों के बावजूद 2023 में रिपल के CTO श्वार्ट्ज ने इस दावे का खंडन करने के लिए X का सहारा लिया, यह कहते हुए कि उन्होंने इसके लॉन्च के बाद से 1500 ट्रांजैक्शन पर सेकंड की गति कभी नहीं देखी, बल्कि उस समय के कॉन्फ़िगरेशन यानी 2023 के साथ लाइव नेटवर्क पर 300 से 500 ट्रांजैक्शन पर सेकंड संभव थे। Okay. इस प्लेटफॉर्म के साथ आने वाली कुछ रोचक फीचर्स क्या हैं? रिपल बड़े उद्यमों के लिए एक लोकप्रिय विकल्प है। उदाहरण के लिए CIBC ने क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए रिपल का उपयोग करना शुरू कर दिया। तो हाँ, बड़े संस्थागत बाजार द्वारा अंगीकरण हुआ है, लेकिन और भी एक हिस्सा है इस पाई में। स्ट्रक्चर की बात करें तो रिपल में इथेरियम जैसी डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है। इसकी तुलना में डेवलपर्स के पास सिस्टम को मलिशियस कारकों से सुरक्षित रखने वाले मैकेनिज्म पर कुछ नियंत्रण होता है। बेशक रिपल अपने SEC की जीत के लिए भी समान रूप से प्रसिद्ध है, जिससे ये 2 मामलों में एक प्रमुख ब्लॉकचेन बन जाता है। और ये रहा हैमस्टर्स, खेल में सबसे तेज ब्लॉकचेन। प्रत्येक अपनी अनूठी विशेषताएं लेकर आते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें और याद रखें, हैमस्टर्स ताकतवर होते हैं। हम सब एक साथ हैं और एक दूसरे के लिए है। फिर मिलेंगे।